नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में जो अपकमिंग संभावित भर्ती है उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आप कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एक एक पॉइंट पर आपके साथ चर्चा की जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या है, पद का नाम क्या है, पदों की संख्या कितनी है, सिलेबस कैसा होगा और आयु कितनी रखी जाती है, वेतन कितना मिलता है, अन्य भत्ते और अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलती है। एक एक पॉइंट पर आपके साथ चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आई होप वीडियो देखने के बाद कुछ मोटिवेट होंगे आप और अच्छी तैयारी आप शुरू कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह की अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। एप्लीकेशन पर हर मंडे हम फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे भी अटेंड कर पाएंगे। लेकिन याद रखें, हर मंडे, यानी अगर आप वीक के बीच में कभी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको अगले मंडे तक वेट करना होगा और फिर आपको टेस्ट मिलेगा। आइए दोस्तों, एक एक करके सारी जानकारी आपके समक्ष रख देना चाहूँगा मैं, और आई होप कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक एक करके हम पॉइंट रखेंगे और थोड़ी सी क्वालिटी सेट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे जाए। ये लीजिए, हमारा पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, जिसमें आपसे बात करेंगे किस विभाग की हम बात करने जा रहे हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बारे में बात करने जा रहे हैं। और यहाँ जो पद का नामकरण किया जाता है, यानी पद नाम क्या रखते हैं, तो यहाँ पदों के 3 नाम दिए जाते हैं, वो प्लांट वाइज होते हैं। यहाँ आईटीआई होल्डर्स की जो वैकेंसी होती है, इन्हें टेक्नीशियन थर्ड भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इस वीडियो में हम आईटीआई वालों के लिए बात कर रहे हैं। आप किसी और पोस्ट के लिए अगर ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ सकते हैं, वीडियो स्किप कर देना। हम टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए बात करेंगे। टेक्नीशियन थर्ड नाम दिया जाता है यहाँ पर। वितरण में टेक्निकल हेल्पर नाम दिया जाता है, यहाँ हेल्पर शब्द नहीं है। पीए थर्ड यानी प्लांट अटेंडेंट थर्ड यहाँ कहा जाता है। और एचओ बोले तो हाइडल ऑपरेटर थर्ड यहाँ पर नाम दिए जाते हैं। जब हाइडल पर ड्यूटी लगती है तो हाइडल ऑपरेटर बोलते हैं, और कुछ पावर प्लांट ऐसे हैं जहाँ प्लांट अटेंडेंट नाम दिया हुआ है, और कुछ पावर प्लांट में टेक्नीशियन कहा जाता है। पद नाम एक ही है, वेतन एक ही है, प्रोसेस एक ही है। तो इस नामकरण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी एडवर्टीजमेंट आता है तो आपके सामने 3 नाम लिखे हुए आते हैं। ठीक है, आ जाइए दोस्तों। सेकंड जो पॉइंट है, बात करें कि यहाँ क्वालिफ़िकेशन क्या रखी जाती है, तो देखो यहाँ पर जो योग्यता आपसे मांगी जाती है वो है 10+ ITI। ठीक है, 10th आपका हो, और 10th में साइंस और मैथ अनिवार्य रूप से सब्जेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ITI आपका NCVT से हो या SCVT से हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। और इसके अलावा अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी चलेगा, NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ एलिजिबल है, फॉर्म भर पाएंगे। आइए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट को समझने की हमें ज़रूरत है वो है एज का क्राइटेरिया। बड़े विस्तार से लाया हूँ। आई होप कि आप एज क्राइटेरिया को सबसे शानदार मेरे यहाँ से समझ पाएंगे। आयु में सबसे पहले क्राइटेरिया ले रहा हूँ मैं। अनरिजर्व कैटेगरी में मेल कैंडिडेट जो राजस्थान से है 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सबके लिए 18 वर्ष है, ये तो ध्यान रखना। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, और अधिकतम राजस्थान के जो मेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 31 वर्ष है। अनरिजर्व कैंडिडेट में महिला अभ्यर्थी अगर है, यानी फीमेल है जो राजस्थान से है, तो फीमेल को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट और मिलती है, और 36 वर्ष तक की महिलाएं भर सकती हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि उत्पादन निगम महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत सूटेबल है। क्यों गुरुजी? यहाँ पर महिलाओं को सीट यानी पोस्ट में भी रिजर्वेशन दिया जाता है। इनकी सीटें आरक्षित रहती है।
इसलिए यदि आप फीमेल कैंडिडेट है और राजस्थान से हैं ख़ास तौर से, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी आपस में लड़कियों का ही कंपटीशन है, लड़कों के साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है। तो आप थोड़ी सी मेहनत अगर करें बाकी लड़कियों से तो आगे निकल सकती है। तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अदर स्टेट से मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, उनको कोई किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और उनके लिए केवल 28 वर्ष की एज है। ये 28, 3, 5 क्या है ये समझा दूं मैं। तो जनरल एज जो है वो 18 से 28 वर्ष की रखी गई है राजस्थान में, लेकिन 3 वर्ष वो कोरोना काल में कोई भर्तियां नहीं आई तो सबको अतिरिक्त छूट दी गई है, वो जोड़ लो। तो अनरिजर्व कैंडिडेट को 28 + 3 की छूट मिलेगी। जो महिला अभ्यर्थी है उनको फिर 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट और मिलती है, उनको जोड़ना पड़ेगा। अदर स्टेट के बच्चे जितने भी हैं उनको वो कोविड काल वाली भी छूट नहीं मिलेगी और कोई भी नहीं मिलेगा। तो उनको 28 वर्ष की एज अगर आप कंप्लीट है तो भर नहीं पाएंगे। यानी 18 से 28 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, 18 से नीचे नहीं, 28 से ऊपर नहीं। अगर मैं बात करूं अब राजस्थान में जो रिजर्व कैटेगरी है और मेल कैंडिडेट है, जैसे ओबीसी से है, एससी, एसटी, एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड कास्ट जो आती है, इन सबको मेल कैंडिडेट को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो जो 31 वर्ष की छूट थी उसमें 5 और जोड़ेंगे और 36 वर्ष की एज मेल कैंडिडेट को है। महिलाओं को यहाँ 10 वर्ष की छूट मिलती है, ये ध्यान रखना। यानी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है और फीमेल कैंडिडेट है तो आप 41 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर पाएगी। यानी ओबीसी, एससी, एसटी और एसबीसी इन कैटेगरी वाली जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 28 + 3 + 10 यानी टोटल 41 ईयर की एज तक एलिजिबल माना गया। इसके अतिरिक्त देखो, यानी प्लस होगी एज वर्क एक्सपीरियंस की। किसी ने डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष की है तो 1 वर्ष की वो छूट मिलेगी। अगर आपने डेली वेजेज या कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है तो आपको उस वर्क एक्सपीरियंस की छूट मिलेगी, लेकिन इसमें लिमिट है। ये आपको मैक्सिमम 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। तो बताओ एज क्राइटेरिया एकदम समझ में आ गया क्या? सॉरी, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब आ जाइए यहाँ भर्ती की बात कर लेते हैं। तो देखो भर्ती स्पेशली या किसी एक के लिए नहीं होती, अलग अलग वैकेंसी यहाँ होती है। जैसे ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं सभी ट्रेड के लिए। यहाँ देखो इसमें कुल 4 ग्रुप होते हैं जिसमें से अलग अलग ट्रेड वाइज बात करें तो पहला जो ग्रुप है ना, ग्रुप फर्स्ट, इसमें होते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले, वायरमैन वाले और पावर इलेक्ट्रीशियन। ये 3 ट्रेड इसमें एलिजिबल होती है। इन 3 में से किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई होल्डर है तो आप फॉर्म भर सकेंगे। ग्रुप सेकंड में होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कोपा, कंप्यूटर वाले, जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा से आईटीआई किया हुआ है तो वो ग्रुप सेकंड में आएंगे। सीटें बंट जाती है और बाद में प्लांट में ड्यूटी कैसे मिलती है उस पर भी बात करूँगा। ग्रुप थर्ड में होते हैं बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर। देखो वर्ष 2012 में जब भर्ती आई थी तो यहाँ बहुत कम बच्चे मिले थे, इसलिए अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भर देवें, बहुत बढ़िया मौका है। इसमें बॉयलर का सर्टिफिकेट मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते अलग से। जो ग्रुप 4 है इसमें वेल्डर वाले आते हैं और फीटर वाले आते हैं। वेल्डर आपका गैस वेल्डर हो या इलेक्ट्रिक किसी में भी आईटीआई की भी हो, दोनों ट्रेड से आप भर पाएंगे। तो ये तो 4 ट्रेड थी आईटीआई में, कौन कौन सी ट्रेड में हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। यानी पहले तो ओएमआर बेस्ड हुआ करता था, लेकिन अभी संभावना है कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरी बात, अब संभावना ये भी है ना कि इस बार लार्ज नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की संभावना, यानी बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आने की संभावना है, तो फिर सीबीटी ही ऑप्शन बचता है। 2-3 बातें और बताता हूँ। इस बार यहाँ भी पूरी संभावना है कि 1 से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होगा। यहाँ भी पूरी संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन आपको 2-3 बातें बता दूँ मैं।
उत्पादन निगम कुछ मामलों में इतना अलग है कि वो कहते हैं कि हम कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ते हैं जिसकी वजह से हमें कोर्ट में जाना पड़े। महिलाओं को आरक्षण और एज में छूट ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। अब वितरण में तो कोई केस नहीं कर रहा। दरअसल वितरण में अगर फीमेल कैंडिडेट केस कर दे तो उनको रिजर्वेशन देना पड़े, लेकिन कोई करता नहीं है, वो एक अलग बात है। तो ये बड़ा शानदार साफ़ सुथरा तरीका रखते हैं, यानी इनकी हर एक डेट फिक्स होती है और सारा काम डेट वाइज ही होता है। मतलब इन्होंने नोटिफिकेशन की डेट जारी कर दी, उसी नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख दिया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा तो उसी दिन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होंगे तो उसी दिन होंगे। ये मैंने 2 बार देखा हुआ है उस वैकेंसी में। फाइनल रिजल्ट कब आएगा और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, ये सारी डिटेल पहले से लिख देते हैं और प्रॉपर टाइम से काम करते हैं। ये वैकेंसी को कोर्ट में जाने से बहुत हद तक बचा लेते हैं। ख़ासतौर से उत्पादन निगम की बात कर रहा हूँ मैं। बड़ी साफ़ सुथरी और शानदार तरीके से वैकेंसी होती है, किसी तरह के कोई धांधली का इन पे आरोप लगता ही नहीं है। और ये कोशिश रहती है इनकी कि हम धांधली होने भी नहीं देंगे, क्योंकि वास्तव में यहाँ काम की ज़रूरत पड़ती है। कोई किसी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। इस प्रकार की भर्ती को कहा जाता है सीधी भर्ती, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और ओपन मार्केट भर्ती बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो ये सीधी भर्ती होगी, कोई स्किल टेस्ट नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना। यानी पेपर में आप मेन मेरिट लिस्ट में आ गए तो सिलेक्ट हो गए, ज्वाइनिंग की तैयारी करूँ। बात करूँ अगर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये मैं प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न बता रहा हूँ। इस बार हो सकता है कि स्लाइटली चेंजेस हो जाए, तो ये हम पूरा तभी जान पाएंगे जब फुल नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगा। पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो उसका हम अलग से वीडियो आपको बनाएंगे। अभी ये संभावित है, लेकिन मैं आपको पहले से तैयार करना चाह रहा हूँ कि आप लगातार तैयारी करते रहें। तैयारी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो नोटिफिकेशन का वीडियो बनाएंगे, वो आपको देखना है तो इसके लिए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। लास्ट टाइम इस वैकेंसी में जो हुआ वो क्या था कि पार्ट ए और पार्ट बी 2 आए थे। टोटल जो क्वेश्चन इसमें आए थे पिछली बार वो आए थे 150, और जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें थे वो पिछली बार थे 250। पार्ट बी ट्रेड से संबंधित था, अपनी अपनी ट्रेड जो भी है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी वेल्डर। 100 क्वेश्चन आए थे 200 नंबरों के, और 50 क्वेश्चन नॉन टेक में थे 50 नंबर के। 2 घंटे का समय दिया था, यानी 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का समय इन्होंने दिया था। 5 ऑप्शन पिछली बार रखे थे, सेम वही वितरण वाला ही तरीका रखा था, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर हम सैलरी और अलाउंसेस पर बात करें तो आपको प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैंने, पीटी पीरियड बोलते हैं। इस दौरान अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता, केवल फिक्स वेतन मिलता है 13,500। इसमें से भी 12% आपका CPF काट लिया जाता है और 88% सैलरी आपको मिलती है, यानी लगभग आपको 11,800 के आसपास पेमेंट जो है वो कैश इन हैंड मिलेगी। इसके अलावा कोई अदर अलाउंस किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। जैसे रेगुलर हो जाएंगे तो जो 7वां पे कमीशन है उसके अनुसार लेवल 4 में रखेंगे, जहां आपका मिनिमम बेसिक 19,200 रुपये से स्टार्ट होगा, और इस बेसिक के साथ आपको डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता भी मिलेगा जोड़ करके। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल अलाउंस भी मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको थर्मल अलाउंस भी मिलेगा। ये 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। 19,200 रुपये बेसिक, उस पर महंगाई भत्ता प्लस इलेक्ट्रिकल अलाउंस लगभग 201 रुपये के आसपास है, थर्मल अलाउंस लगभग 200 रुपये के आसपास ये है। तो ये आपको अतिरिक्त और मिलेंगे। ये कुल मिलाकर सैलरी रहेगी। ये सैलरी आपको 1 वर्ष तक मिलेगी, क्योंकि 2 वर्ष का आपने प्रोबेशन निकाल दिया, ये सैलरी ली थी। अब आपकी सर्विस हो चुकी है 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष की सर्विस होते ही आपको फर्स्ट प्रमोशन मिल जाएगा और आपको लेवल 5 में एंट्री दे देंगे, ठीक है। फिर आपको 9 वर्ष के अंतराल पर 3 प्रमोशन और मिलेंगे। टोटल सर्विस में 4 प्रमोशन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो यानी इस सैलरी में तो आपको 1 ही वर्ष काम करना है बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो अलग से और पेमेंट मिलेगी आपको, वो क्या क्या मिलती है वो सुनना ध्यान से, बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ ये तो। प्लस आपको यहाँ पर ओवर टाइम मिलता है, यानी 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा
आपसे जो भी काम लिया जाएगा आपको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है। और वो आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग मिलते हैं, लग जाओगे उसके बाद पूरी डिटेल पता लग जाएगी। प्लस आपको साल में SPA मिलता है, इसका पूरा नाम होता है स्पेशल प्रोडक्टिविटी अवार्ड। यानी अगर उत्पादन अच्छा रहता है तो आपकी जो टोटल बेसिक होती है पूरे साल की, जैसे मान लो आपकी 3 लाख बेसिक हुई, तो इसका कुछ परसेंटेज आपको अवार्ड के रूप में भी मिलता है। तो ये 2 अतिरिक्त काम यहाँ पर मिल रहे हैं, ये वितरण में नहीं मिलते, ठीक है ना। जो डिस्कॉम की अभी आप टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये नहीं मिलता। तो ये कुल मिलाकर सैलरी और अलाउंसेस की बात हो गई। इनके अलावा अगर अपन कोई और अदर फैसिलिटी की बात करें, यानी हमें और बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर बस की सुविधा आपको दी जाती है ड्यूटी से लाने ले जाने के लिए, लेकिन इसका फिर साइड इफ़ेक्ट है कि आपको ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता, ठीक है। यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, बस की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। रहने के लिए आपको क्वार्टर दिए जाएंगे, पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वार्टर मिलते हैं, तो यहाँ आपको रहने के लिए पूरी प्रॉपर सुविधा दी जाएगी। लेकिन इसका भी फिर साइड इफ़ेक्ट है कि आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, यानी आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलता और HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, आपको इसके लिए क्वार्टर मिलता। और उसके बाद में सेफ्टी शूज़ हर 2 वर्ष के अंतराल पर मिलते रहते हैं। खाने के लिए हर वर्ष गुड़ मिलता है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है। बात करें गुरुजी की संभावित वर्क नेचर कैसा है। वर्क नेचर 2 तरह का है। अगर आपकी ऑपरेशन में ड्यूटी लग जाती है तो शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, कभी मॉर्निंग में जाना होगा, कभी इवनिंग में जाना होगा, कभी नाइट में। और अगर मेंटेनेंस में ड्यूटी लग जाती है तो आपकी जनरल ड्यूटी होती है 9 से 5 बजे तक, तो ये आपको ड्यूटी करनी होती है यहाँ पर। और बाकी लग जाएंगे उसके बाद की बात है। अगर पदों की संख्या की बात करें गुरुजी तो कितने हैं, ये संभावित पद है 681 पद है। लेकिन ये ध्यान रखना चारों ग्रुप के लिए है, इसलिए वैकेंसी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अब बात आती है कि गुरुजी प्लांट में कैसे मिलेगी पोस्टिंग वगैरह। तो पोस्टिंग के लिए ज्वाइनिंग के टाइम आपसे प्रायोरिटी भरवाई जाती है, वो बात की बात है। खैर ये था पूरा अपडेट दोस्तों। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए और तैयार हो जाइए, बहुत जल्द वैकेंसी आपके सामने होगी।